नमस्कार, जय हिंद, प्यारा साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह से क्लास 10th 12th जो भी आपका बोर्ड होगा और जिस बोर्ड से भी आप लोग क्लास 10th या 12th को कर रहे होंगे उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में पहले से ही पता है, तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ भी रहे होंगे। देन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। देन हमने क्लास 10th में अगर बात करें तो हमने आपको जो केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया है, जिसका थंबनेल आपको साइड में दिख ही रहा होगा। जो आपको ये वाला जो आपको चैप्टर दिख रहा है, ये लाइव क्लास में हमने आपको करा दिया है। देन आप लोग इस वीडियो के बाद में आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसको हमने लाइव सेशन में बच्चों के साथ डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो देखा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो हमारा बोर्ड जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुका है, सन 2027 का न्यू सेशन। और इसी सेशन में हम विज्ञान का जो हमारा भाग है रसायन विज्ञान, जिसके अंदर हम अपना तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। आज दूसरा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा चैप्टर जो है वो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हम उसको किसी भी समय कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे द्वारा डिस्कस कराया जाएगा और एक क्लास में हम सब कुछ ख़त्म करने का इसमें दावा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन हमारा परिवार बहुत जल्द ही 200 सब्सक्राइबर होने के कगार पर। अगर 200 करा देंगे तो हम थोड़ा और फैसिलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फटाफट से, तो देखिएगा। तो ये है हमारा तीसरा चैप्टर, जो कि आपको मैं बता दूं कौन सी बुक से आप लोगों को तैयारी करना है क्लास 10th के यूपी बोर्ड की। तो देखो वो आप लोग बुक लीजिएगा। एक एनसीईआरटी का बुक आता है जिसका पब्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक आता है, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। इस बुक से ही जो कुछ है आपको देखने को मिलेगा। देन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 85% सिलेबस इसी बुक से पूछा जाता है, चाहे वो मैथ की हो या फिर चाहे वो साइंस की हो। आप बुक्स दोनों एनसीईआरटी की ही खरीदना, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर है हमारा 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और इसी चैप्टर को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे मस्त और मक्खन तरीके से। तो देखिएगा फटाफट से इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो फटाफट से अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धातु, आखिरकार धातु क्या चीज़ होती है। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए धातु। फिर हमको पता होना चाहिए अधातु, कि अधातु क्या होता है और धातु क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, जो कि आप लोगों को ऊपर की साइड यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु आखिरकार होता क्या है। तो देखो अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अगर हम धातु की बात करें तो हमारे पास देखो धातु इस तरह से आप लोग लिखेंगे कि इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान अध्ययन है। इनके अध्ययन के लिए हम क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुपात क्या लिखा है, अनुभाग 3.1 में व 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों पर कॉपर, आयरन, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने पर कुछ धातुएं प्राप्त होती हैं। देखो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। धातुओं में खुद की चमक होती है और धातुओं में चादर बनने और धातुओं में तार बनने का गुण पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये सब धातुओं में पाया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम देरी ना करते हुए फटाफट से अब हम समझ लेते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला गुणधर्म कौन सा है। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु के धात्विक रूप में पाए जाने वाली चमक को धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। इस तरह से आप लोग डिस्कस करिएगा इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अगाध वर्धितता। पहला गुण हो गया इसका धात्विक चमक।
आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को हम अगाध वर्धनता कहते हैं। अगाध वर्धनता वर्धनता कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि तन्यता का गुण भी पाया जाता है धातुओं में। तो धातु की तन्यता के गुण को हम कैसे समझेंगे? किसी भी धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, जैसे यहाँ पर हमने एक बिंदु से मान लीजिए ऐसे करके लंबा बहुत लंबा तार बना लिया, इस तरह से अगर परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या लिखेंगे? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा जो है ये दिख रहा है आपको क्रियाकलाप, देन इसको क्रियाकलाप को नहीं करना है, चित्र को नहीं देखना है, इस चित्र को नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इस बैटरी के बारे में कुछ थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से हम बल्ब को जो है नमक के साथ डालकर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी अधातु आती है। देन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी अधातु आखिरकार क्या चीज़ होती है। अगर मैं आपसे बात करूं अधातु की, तो देखो अधातु की हम बात करते हैं सीधी देरी करते हुए ना। पिछली कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में धातु की संख्या कम है। कार्बन सल्फर कार्बन सल्फर सल्फर आयोडीन आयोडीन ऑक्सीजन ठीक है। तो आयोडीन, ऑक्सीजन और आदि गुणधर्म पाए जाते हैं, जिसमें फिर ठोसें फिर गैसें होती हैं। क्या धातु समान धातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी अगले। तो देखो अधातुओं के गुणधर्म नहीं होते हैं अपरूप है या फिर थोड़े बहुत और हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं। देन आपको बुक भी हमने साइड में दिखा दी थी, कौन सा बुक करना है। पहली बार में ही इस बुक को आप लोग पेड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। देखो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो इसमें आपसे समीकरण पूछा जाएगा सीधे बोर्ड एग्जाम में। धातुओं का हम पहले वायु में दहन करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल हम लेंगे सोडियम, और सोडियम की सारी क्रिया करा देंगे। अगर सोडियम की हम कराएं, मान लीजिए सोडियम की क्रिया हम कराते हैं ऑक्सीजन से, मतलब वायु में दहन होता है तो देखो यानी कि हम कराएंगे Na की क्रिया O2 से। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ऐसे करके हमको रिएक्शन करने पर प्राप्त होगा इस तरह से NaO। और यहाँ पर आप हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम बैलेंस इसको कैसे करेंगे देख लीजिएगा फटाफट से। यहाँ पर कितना है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 सोडियम है। यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। ठीक है। रिएक्शन हमारा बैलेंस है। देन अगले बढ़ते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, बस हमने एक एग्जाम्पल बता दिया, वही तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर आप लोगों की अगर बात करें हम तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है एनोडीकरण। ये चीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। अब कह रहा है धातु जब दल से अपक्रिया करती है। देखो फिर से हम सोडियम का उदाहरण लेंगे। सोडियम हमने लिया और उसको जल से मिलाया H2O से, और उसकी हमने पुनः अपक्रिया कराई किसके साथ? तो हमें क्या मिला? देखो ऐसे करके हमने इससे अपक्रिया कराई तो हमको मिलेगा Na। कोई बात नहीं, इतने मोटे से ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आएगा नहीं, रुको। हमने लिया NaOH। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो कोई बात नहीं, हम हमारा सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। पर 4 Na हो गया तो 4 यहाँ पर लगा दीजिएगा। 4 Na 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, सॉरी 4 लगा दीजिएगा। ये रिएक्शन आपका ऐसे ही रखिएगा, बैलेंस मत करिएगा। ठीक है।
देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है रासायनिक इसका गुणधर्म है, वह है क्या होता है कि जब धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं। तो देखो धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे करती हैं अगर बात करें तो इसकी भी बात करते हैं। देखो हमारे पास धातु है सोडियम, उसकी अपक्रिया कराई हमने तनु अम्ल से। तनु अम्ल मान लीजिए HCl ले लिया, तो हमको इससे प्राप्त क्या होगा, इस तरह से हमने प्राप्त किया तो हमारे बनाएगा NaCl प्लस H2। तो यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर H1 है तो 2 लगा दो। क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दो। Na 2 हो गया, 2 लगा दो। आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर आता है सोडियम से करा दिया। अब हम करेंगे कि धातु की लवण विलयन से अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अपक्रिया कैसे करती हैं। तो इस चीज़ को भी आपको हम समझा देते हैं। जैसे इन्होंने बताया है, जैसे किसी धातु को लेकर इन्होंने बताया है कि धातु, जैसे मान लीजिए धातु A प्लस B का लवण विलयन जो है लवण विलयन है। अब इसके साथ इन्होंने अपक्रिया कराया तो इनसे क्या प्राप्त हुआ, इनको प्राप्त हुआ ए का लवण विलयन प्राप्त हुआ, लवण विलयन। ठीक है। उसके बाद इनको क्या प्राप्त हुआ, उसके बाद इसी से इनको प्राप्त हुआ मेरे बच्चे, इसी से इनको प्राप्त हुआ धातु बी। ठीक है, पुनः इसी से इनको धातु बी भी प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सक्रियता श्रेणी। देखो अगर हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सक्रियता श्रेणी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को साइड में दिख भी रहा होगा। जो सन 2026 का हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके एक सेट का क्वेश्चन है, जिस पर देखो कितनी टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं, उनमें आपको एक सक्रियता श्रेणी भी दिख रही होगी। तो ये इस साल का ऑफिशियल पेपर है बोर्ड एग्जाम का और इस साल पूछा गया है सक्रियता श्रेणी पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो देन हम फटाफट से अब समझते हैं कि हमारी आखिरकार सक्रियता श्रेणी क्या है। तो देखो फटाफट से बताता हूँ आप लोगों को देरी ना करते हुए। देखो सक्रियता श्रेणी की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो लिखेंगे हम सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है। अगर बात करें तो किस क्रम में, अवरोही क्रम में उसको हमें दर्शाने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं सीधा सक्रियता श्रेणी दर्शाया जाता है। विस्थापन प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी के विकसित किया गया है, इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो सक्रियता श्रेणी का आपको फ्लो भी दिखा देते हैं। इस तरह से आप लोगों को इसको बनाना है, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर घटती क्रियाशील और फिर सबसे कम, और फिर एक एरो आपको नीचे की तरफ ऐसे बना देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। बता देते हैं ट्रिक आप लोगों को। कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिली अभी आज। ठीक है, नहीं सॉरी, आज अभी। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि धातु और अधातु आखिरकार अपक्रिया कैसी करती हैं। अगर इस टॉपिक पर बात करें कि धातु और अधातु अपक्रिया कैसे करती हैं तो आपको बताना क्या है। देखो इस तरह से बात करें तो धातु और अधातु में अपक्रिया कैसे करती हैं। देखो हम लिखेंगे ऊपर के क्रियाकलापों में कई अपक्रमों के साथ अपक्रियाएं देखी गई हैं, लेकिन क्या आपको पता है, एक मिनट, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको हम दिखाते हैं सीधा इसका एग्जाम्पल। आप लोगों को इसमें कौन कौन सा याद रखना है। देखो उत्कृष्ट गैसों में आपको सिर्फ हीलियम और नियोन का, ये देखो ये सेम है 8 ये संख्या बढ़ती गई है। तो इस तरह से आप लोगों को भी इस चीज़ पे याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ पर देन हम नेक्स्ट अगले की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। देखो इस तरह से करती हैं धातु लवणों के साथ अपक्रिया अम्लों के साथ। किस तरह से करती हैं बता देते हैं आप लोगों को फटाफट से। जैसे हमारे पास Na का कितना है, 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ भी है मान लीजिए, और Cl का हमारा है 17। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने तोड़ा, इस तरह से, और फिर इन्होंने इस तरह से इसके साथ साझेदारी की, और फिर इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इस तरह से इन्होंने मिलकर बनाया NaCl। ठीक है, इस तरह से बनाया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लास 10th के लिए आपके लिए
चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है वो भी बता देते हैं आप लोगों को फटाफट से। देन वो क्या है, ठीक है। अब इसके लिए बता दिया आपके लिए ये चीज़, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस तरह से होता है। बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप लोग समझें, ठीक है। बैन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले बात करते हैं कि आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है। देखो उसके बाद हमें पढ़ना है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आप लोगों को हम अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको हम जो है PDF भी दे देंगे इसका, ठीक है। देन आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। देखो अगर मैं बात करूँ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में, तो देखो इसमें हम इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, जो चीज़ मेन है उसको पढ़ते हैं फटाफट से। जैसे यहाँ पर आप लोगों को आयनिक यौगिक ये दिख रहे हैं, NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसको क्वथनांक को भी, गलनांक को भी, ठीक है। गलनांक क्वथनांक की परिभाषा बोर्ड में नहीं आती है, क्लास 10th तक है ये, क्लास 8th तक है ये चीज़, गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा, ठीक है, क्लास 10th तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है धातुओं की प्राप्ति। आखिरकार धातुओं की प्राप्ति हमें कैसी हुई, तो हम लिखेंगे पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या युग्मों को ही खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों की कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को एस कहते हैं। तो आप लोग अब अयस्क और खनिज में भी अंतर समझ गए होंगे, यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखो सभी खनिज, सभी अयस्क लिख के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सभी अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को दिख रही है क्या, आप लोग बता दीजिए मेरे को। फुल स्क्रीन पर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं धातुओं का निष्कर्षण। देखो अगर मैं इस चीज़ को आपको ना पढ़ाऊँ, क्या बोलोगे, इस चीज़ को ना पढ़ाऊँ, इस चीज़ को ना पढ़ाऊँ और सीधा आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे अच्छी बात है, हमारा भी टाइम बचेगा और चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो दिखाते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट, देन इसी के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं इस चैप्टर का खात्मा। देखो सबसे पहले हमें कोई मिलेगा एक अयस्क, और अयस्क का सांद्र। सबसे पहले हमें एक अयस्क मिलेगा, ठीक है, एक अयस्क। फिर क्या करेंगे हम करेंगे उस अयस्क का सांद्र। क्या करेंगे, हम करेंगे उस अयस्क का, अयस्क, ये पेन बहुत खराब चल रहा है, अयस्क का सांद्रण, ठीक है, अयस्क का सांद्रण कर लिया। फिर आप लोग करेंगे क्या, फिर आप लोग करेंगे, देखो फिर आप लोग करेंगे, आपको धातुएं मिलेंगी, धातुएं मिलेंगी, आप लोगों को धातुएं मिलेंगी कुछ इस तरह से। देखो मैं आपको ये बना के नहीं दिखाता हूँ, बना नहीं पाएगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है, उस हिसाब की नहीं है जिस हिसाब की आप लोग समझ रहे हैं। देन हम इसी को समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगा, एक हमको अयस्क मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस अयस्क का हम क्या करेंगे, सांद्रण कराएंगे, ठीक है। एक अयस्क मिलेगा हमें, फिर हम उसी अयस्क का करा देंगे सांद्रण, ठीक है। सांद्रण कराएंगे, किस तरह से सांद्रण कराएंगे वो भी आप लोगों को बता देते हैं। फिर उनमें से हमें धातुएं मिलेंगी, कितने प्रकार की मिलेंगी वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। अयस्क का सांद्रण कराएंगे, फिर हमें धातुएं मिलेंगी 3 प्रकार की। पहले मिलेंगी उच्च अपक्रियाशील धातु, फिर मध्यम अपक्रियाशील धातु, फिर हमें उन्हीं में मिलेंगे निम्न अपक्रियाशील धातु।
फिर उनके द्वारा अगर हमारे पास उच्च अपक्रियाशील धातु हैं तो उनका हम जो शुद्धिकरण करेंगे वो करेंगे हम गलित धातु का विद्युत अपघटन। फिर विद्युत अपघटन करने के बाद हमें सीधा शुद्ध धातु मिल जाएगा। मध्यम अपक्रियाशील धातु हैं उनमें हमें दो एस्क मिलेंगे, कार्बोनेट एस्क, दूसरे सल्फाइड एस्क। अगर कार्बोनेट एस्क है तो देखो कार्बोनेट एस्क का हम कराएंगे निस्तापन और अगर सल्फाइड एस्क है तो भर्जन कराएंगे। फिर हम धातु ऑक्साइड मिलेगा हमें, एक मिनट, फिर हमको धातु ऑक्साइड मिलेगा। फिर धातु ऑक्साइड के बाद हम उसके एस का सांद्रण करेंगे और हमें सीधे मिल जाएगा। इधर हमारे पास निम्न अपक्रियाशील धातुओं में सबसे पहले सल्फाइड एस्क तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमको भाजन कराना है और धातु कराना है, परिष्करण के बाद शुद्ध धातु मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमने आपको नहीं बताया धातु में अपचयन, धातु का शोधन और धातु मिल जाएगी। इसका अगर आप चाहो तो पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम अभी बात करते हैं थोड़ी समय के बाद, ठीक है। फिर इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि धातुओं में अपचयन और धातु का शोधन करके धातु का शुद्ध किया जा सकता है। फिर हम बात करें तो अब हमारी बात होती है सीधा अयस्कों का। अगर बात करें तो अयस्कों का समृद्धिकरण, तो इसमें अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रहती है कि पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं गैंग, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं गैंग कहते हैं और इन्हीं अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। इस गैंग को हटाने के लिए प्रकृति के उपयोग और अयस्क का गैंग और गुणधर्मों पर आधारित होते हैं पृथक्करण के लिए तकनीकें अपनाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, ये सब हमने आपको इसी फ्लो चार्ट में बता दिया है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास अगर ये तो आपको उदाहरण दे दिया है नीचे आने वाली वस्तुओं का कैसे सुधारण किया जा सकता है, तो आप लोग चाहें तो इनको कर भी सकते हैं, ध्यान में भी करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा। देन उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली वस्तु, ये सारे हमने आप लोगों को उसमें बता दिए थे अभी जस्ट पहले वाले फ्लो चार्ट में। इन्हीं में हम बताएं तो भर्जन किया जाता है। देखो भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड एस का। देन कार्बोनेट एस का कराया जाता है निस्तापन, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। भर्जन और निस्तापन पर आपको टिप्पणी मिलती है देखने को, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। देन इस तरह से जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ बॉक्स में, इस तरह से आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास और कुछ नहीं है, ऑक्सीकरण करके आपको एक चीज़ और पढ़ लेनी है जिसका नाम है थर्मेट अपक्रिया। थर्मेट अपक्रिया बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी समय गया नहीं है, आप लोगों से पूछी जा सकती है। इस साल नहीं पूछी गई है, शायद किसी सेट में आया भी था, तो नेक्स्ट सेट में आप लोगों से थर्मेट अपक्रिया पूछी जा सकती है। फिर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हमारे सबसे ऊपर आने वाले स्थितिवार इनका धातुओं का निष्कर्षण किस तरह किया जाता है, सबको हमने आप लोगों को बता दिया है फ्लो चार्ट में, उसमें कर लीजिएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, वीडियो बना दिया जाएगा उसके ऊपर। फिर धातुओं का परिष्कार करने के लिए देखो इस तरह से एक लंबी रॉड जोड़ दी जाती है। फिर जो गंदगी होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है और जिस गंदगी को हम एनोड पंख के नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं अपद्रव्य, और इसका नाम वैसे होता है एनोड पंख। जो कि गंदगी होती है, जिसमें गंदगी के कण होते हैं वो जमीन पर बैठ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण या फिर विद्युत अपघटनी विधि वो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, फिर हमारे पास प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आप लोग कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संचारण, इसको भी आप लोगों को पता होगा। संचारण हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। जब किसी धातु पर किसी कारण आर्द्रता या नमी के कारण जंग या उसको संचारित होना ही संचारण कहलाता है। जिसको अच्छा करना या फिर शुद्ध करना, सही तरह से करना, उसको हम संचारण कह लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास संचारण से सुरक्षा के लिए यश जल लेपन है, पेंट लगाकर है, ग्रीस लगाकर है, तेल लगाकर है, धातुओं को रखा जाता है। ठीक है। इसे ही हम संचारण की सुरक्षा करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मिश्र धातु, जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होता है अमलगम। अमलगम और अम्लराज, यानी कि अम्लराज की बात करें तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया और अमलगम में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एक्वारेजिया है वो दो सांद्र अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड व HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। और फिर उसके द्वारा बनाया जाता है। अमलगम वह धातु होती है जिसको पारा के सिर्फ और सिर्फ पारा धातु के साथ मिलाकर उसकी क्रियाविधि को कराया जाता है, विद्युत चालकता को लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कुछ नहीं है, अमलगम हमारा लास्ट टॉपिक था। यहीं पर हमारे चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। चैप्टर नंबर हमारे स्टार्ट होता है कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो जो हमारा चौथा चैप्टर है और हमारा जो दूसरा चैप्टर है जो बचा है, जिसके बाद हमारी केमिस्ट्री का दी एंड हो जाएगा। क्लास 10th की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए आप लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री को ज़्यादा बड़ा ना समझिए। अगर है तो वो है क्लास 11th की केमिस्ट्री। देखो मैं 11th की केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर में हमारी क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। आपको कुछ जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये लोग आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो चीज़ आपको पढ़ाया है वही इसमें क्वेश्चन है, और बुक आपको जो बता रही है NCERT का बुक है, वही बुक आप लोग लेना, दैन किसी और बुक को मत लेना। उसके अलावा आप लोगों को कहीं भी बोर्ड एग्जाम में NCERT के अलावा नहीं मिलेगा देखने को। सिलेबस इसी का है, और अगर बात करें तो हमारे पास इसी से 85% क्वेश्चन बनते हैं। दिन तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम।